हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को। यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल पूछा गया है वह मगध की राजधानी से है। तो फ्रेंड्स, जब हम महाजनपद पीरियड पढ़ते हैं, बुद्ध और महावीर का पीरियड पढ़ते हैं, तो उस समय ही हमें दिखता है कि मगध की राजधानी जो है वह राजगीर है और गिरिब्रज है। तो मगध की जो राजधानी है राजगीर या गिरिब्रज, इसकी चर्चा हमें महाजनपद में मिलती है। अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपद का जिक्र किया गया है। उसी महाजनपद में एक महाजनपद है मगध, और मगध की राजधानी वहाँ पे राजगीर या गिरिब्रज को बताया जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सौभाग्य की बात थी हमारे लिए कि अभी पिछले साल हमें राजगीर जाने का मौका मिला। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि राजगीर जो है 5 और से अपने पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जाइएगा अभी कभी भी, आपको बहुत ही खूबसूरत आपको शहर है। बहुत ही मतलब अलग तरह का एक ऑरा क्रिएट किया हुआ है। एक अलग तरह का वहाँ पे पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब महसूस करेंगे पॉजिटिव इन्वायरमेंट को। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल था, मगध की पहली राजधानी क्या है, तो आंसर होगा हमारा राजगीर या गिरिब्रज। बाद के दिनों में हम देखते हैं अजातशत्रु के पुत्र जो है उदयन ने जो अपना राजगिरी को से कैपिटल को ट्रांसफ़र करके पाटलिपुत्र को ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने। तो फिलहाल सवाल पे हम लोग ही फोकस करते हैं। तो यहाँ पे पूछा मगध की पहली राजधानी क्या है, तो आंसर क्या होगा हमारा, राजगीर होगा या गिरिब्रज होगा। चूंकि गिरिब्रज ऑप्शंस में है नहीं, तो राजगीर का ही अल्टरनेट गिरिब्रज है। गिरिब्रज यानी गिरी मतलब पहाड़ी से गिरा हुआ। बाद में हमने देखा कि उदयन ने जो है अपना ट्रांसफर कर दिया पाटलिपुत्र में, और गया और दरभंगा तो कभी था भी नहीं। तो यहाँ पे मगध का पहला जो है कैपिटल जो है हमें देखने के लिए मिलता है वो हमारा क्या है, राजगीर। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है वो द्वितीयक आंकड़ों पे है। तो फ्रेंड, पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि द्वितीयक आंकड़े क्या होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा वह होता है जिसमें रिसर्चर यानी शोधार्थी या अनुसंधान करता जो है वो सबसे पहले चीज़ों को क्या करता है, फर्स्ट टाइम जो है चीज़ों को लेकर के आता है। वह इंटरव्यू के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से, ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जो फर्स्ट टाइम डाटा को कलेक्ट करता है वो डाटा प्राइमरी डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा जो है वो प्राइमरी डाटा को ही यूज करके एनालाइज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा का कॉन्सेप्ट हम लोग समझना चाह रहे थे कि प्राइमरी डाटा क्या है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्राइमरी डाटा क्या होता है, जिसमें रिसर्चर फर्स्ट टाइम उस डाटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है। चाहे वो अपने ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से हो, इंटरव्यू के माध्यम से हो, सर्वे के माध्यम से हो, या एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। तो इसके द्वारा जो डाटा फर्स्ट टाइम यानी ओरिजिनल डाटा जो लेकर के आता है वो डाटा ही हमारा क्या होता है, प्राइमरी डाटा होता है। और प्राइमरी डाटा का ही डिराइव्ड फॉर्म्स जो है वो सेकेंडरी डाटा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो हमारा पूछा गया है, सेकेंडरी डाटा क्या है। तो जो गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, जो सरकारी रिपोर्ट जो होती है, सरकारी रिपोर्ट हमारा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा के अंदर कंसीडर होता है। न्यूज़पेपर भी हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा होगा। बुक्स क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा। वेबसाइट वगैरह क्या होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। इसका मतलब है, आप यहाँ पे मैंने ऑप्शंस जो है ABCD टाइप का नहीं यूज किया, जस्ट ताकि आपको ज़्यादा विजिबिलिटी क्लियर हो। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो सेकेंडरी डाटा हो गया वो हमारा गवर्नमेंट का रिपोर्ट हो गया, समाचार पत्र हो गया, और पुस्तकें हो गई, वेबसाइट हो गया। यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जिस भी ऑप्शंस में होंगे वो चारों के चारों हमारे क्या होंगे, सेकेंडरी डाटा के अंदर हम लोग उसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि गंगा के निचले मैदान में किस फसल के लिए आदर्श परिस्थितियां पैदा करती है। अब देखते हैं, मान लीजिए कि हम देखते हैं जो हमारा गंगा और यमुना देख रहे होते हैं, तो गंगा यमुना का जो निचला पार्ट्स है, यानी हम लोग जो जिसका बात करते हैं, वेस्ट बंगाल का पार्ट्स बात करें या अपना बांग्लादेश का पार्ट्स करें, तो ये निचला गंगा का जो मैदान होता है ये सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट सूटेड होता है किसके लिए, जूट के प्रोडक्शंस के लिए। हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश वगैरह जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट जूट का क्या करता है, प्रोडक्शंस करता है।
नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है। तो फ्रेंड्स इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं सबसे पहले। तो जो हमारा जो है हमारा आर्टिकल 61 महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग प्रक्रिया से रिलेटेड है। तो महाभियोग की प्रक्रिया में जो है आर्टिकल 60 और ग्राउंड एकमात्र ग्राउंड है, वन एंड ओनली ग्राउंड होता है, वो हमारा क्या है, संविधान के प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन का वायलेशंस करना, यानी अगर इसके प्रोविजन का वायलेट किया जा रहा होता है तो हम महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस से स्टार्ट होता है। जिस भी हाउस से स्टार्ट होता है उसका 1/4 मेंबर जो है 14 डेज का एक आपका प्रस्ताव देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजता है कि आपको इस ग्राउंड पे हम आपको क्या कर सकते हैं, करना चाहते हैं, इम्पीच करना चाहते हैं, यानी आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। 14 दिन के बाद वह हाउस जो है अपने 2/3 मेंबर से बिल को पास कर देता है। उसके बिल जो है सेकेंड हाउस में आ जाता है। सेकेंड हाउस एक इंक्वायरी कमेटी बनाती है। इस इंक्वायरी कमेटी में प्रेसिडेंट या तो सेल्फ होता है या अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है, और यह इंक्वायरी कमेटी जो है प्रेसिडेंट पे जो लगाया गया एलिगेशंस है उसको ओके कर देती है। देन ये रिपोर्ट जो है सेकेंड हाउस में पहुंचता है, और सेकेंड हाउस जिस दिन 2/3 वोट से बिल को पास कर देती है, प्रेसिडेंट उस दिन क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो हम देखते हैं महाभियोग की प्रक्रिया क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया का ग्राउंड क्या है। तो ग्राउंड जो है वो बताया गया आर्टिकल 61 में, और प्रोसेस को भी बताया गया। 61 में ग्राउंड बताया गया कि संविधान के प्रावधानों का अगर उल्लंघन किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा तो उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है। जिस भी हाउस से यह प्रक्रिया स्टार्ट होगा उसका 1/4 मेंबर, 1/4 मेंबर एक प्रस्ताव भेजेगा किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि हम इस आधार पे आपको हम क्या कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट हम महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं 14 दिन के नोटिस के बाद। 14 दिन के बाद वह हाउस अपने 2/3 मेंबर से बिल को पास कर देती है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। उसके बाद वो हाउस जो है वो 2/3 से वह हाउस बिल को पास कर देती है। उसके बाद यह बिल सेकेंड हाउस में पहुंचता है। सेकेंड हाउस एक इंक्वायरी कमेटी बनाती है। इंक्वायरी कमेटी उस पर लगाए गए जो भी अभियोग है यानी एलिगेशंस है उसको चेक करने के बाद उस पर लगाया गया जो आरोप है उसको ओके कर देती है। फिर ये रिपोर्ट सेकेंड हाउस में पहुंचता है, और वह हाउस जिस दिन अपने 2/3 मेंबर से बिल को पास कर देती है उस दिन प्रेसिडेंट क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। उसको टर्मिनेट होना है, टर्मिनेट इन द सेंस उसको इम्पीच होना है एक्चुअल में। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रेसिडेंट को हटाने में जो मुख्य भूमिका होती है वह पार्लियामेंट का होता है, यानी पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा का होता है। स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सा है। तो जब यहाँ पे प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो संसद के किसी ये पार्टिसिपेट करेगा, संसद के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे, राज्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देखते हैं। और हमने आपको जस्ट बताया कि आर्टिकल 61 में जो आधार बताया गया संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करना, और उसके आधार पर बिल जो है लोकसभा या राज्यसभा किसी हाउस से पास होगा। ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको क्लियर है। तो बहुत आसानी से आप समझ रहे हैं कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस कैसे काम करता है। तो यानी स्टेट और यूटी पार्टिसिपेट नहीं करती प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में, ये आपका क्रिस्टल क्लियर है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया, जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिनकी साक्षरता दर तीसरी सबसे अधिक थी, थर्ड लार्जेस्ट। तो सबसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा केरला का है, उसके बाद आपका लक्षद्वीप का है, फिर अपना किसका है, मिजोरम का है, फिर अपना गोवा का है। यानी थर्ड लार्जेस्ट में कौन हो जाएगा, आपका मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत करता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि वह कितने सदस्य को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है।
उपभोक्ताओं के वे अधिकार जिनके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के निर्माता द्वारा पैकेजिंग पर जानकारी प्रदर्शित की जाती है वे हैं क्या? तो सिंपल सा बात है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना के अधिकार के तहत जो है सूचना जो है पाने का अधिकार है। तो जो भी आप जो है पैकेजिंग की जानकारी देते हैं वो किस राइट के तहत देते हैं? अपना सूचना के अधिकार के तहत देते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप पब्लिक को रिलीज नहीं करेंगे कि हम इसके अंदर ये कंटेंट है, हमारा एक पर्टिकुलर आइटम जो बना हुआ है उसके अंदर हम लोग क्या किया है, हमने बनाने में किस किस सामग्री का क्या किया है, प्रयोग किया है। तो ये फ्रेंड्स किसके अंदर आएगा? हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्पिरिट ऑफ द लॉज क्या है? तो मॉन्टेस्क्यू है। मॉन्टेस्क्यू जो है फिलोसफर है, फ्रेंच रेवोल्यूशंस में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है मॉन्टेस्क्यू का। इनकी बुक है स्पिरिट्स ऑफ द लॉज। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूएनडीपी और विश्व बैंक समूह। सिंपल सा सवाल है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यहाँ पर वर्ड भी आप देखिएगा तो विकास कार्यक्रम जो है यूएनडीपी जो है ये रिलीज करता है अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई जो है इसको रिलीज करता है आपका यूएनडीपी। नेक्स्ट सवाल है, सरकार द्वारा लगाई गई बाधाओं और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण, निजीकरण, संरक्षण और उदारीकरण। बहुत सिंपल सा सवाल है, उदारीकरण होगा इसका आंसर। यानी लिबरलाइजेशन हो गया, आपने क्या किया, लिबरलाइजेशन के तहत रूल को क्या किया, फ्लेक्सिबल बना दिया। रूल को क्या किया, उसकी रिजिडिटी को खत्म कर दिया, उसकी हार्डनेस को खत्म कर दिया, उसके रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। नेक्स्ट सवाल है, रूस की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से हट गया? तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या है, वायसराय की ट्रीटी हो गया था। वायसराय की ट्रीटी कब हुई? 1919 का जो है वायसराय की संधि हुई और इस वायसराय की संधि से रूस हट गया था। और इसके कारण जो हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म हुआ था वो वायसराय की ट्रीटी से हुआ था, जिसमें हम लोग देखते हैं कि वायसराय की ट्रीटी में पूरी तरह से जर्मनी को हम लोग क्या बना दिए थे, विक्टिम्स बनाए थे, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल बनाए थे। नेक्स्ट है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। क्वेश्चन सवाल पूछा गया, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स देखते हैं संघीय कार्यपालिका में शामिल कौन कौन होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट पीएम और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, वो होंगे। हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो होंगे। और अटॉर्नी जनरल होंगे। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी जो होते हैं, ये हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होता है यूनियन का, उसके अंदर शामिल होते हैं, क्योंकि ये हमारा लॉ ऑफिसर है, लीगल ऑफिसर है ना। तो शामिल नहीं में क्या होगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। कैग का काम क्या है? कैग जो एक्सपेंडिचर होता है, जो बजट से के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, इनको वॉचडॉग भी कहा गया है एक तरह से। बजट का जो एक्सपेंडिचर है उसको देखने रखने का काम करती है। उसके बाद कैग जो है अपनी रिपोर्ट देती है किसको, आपका लोकसभा में आता है। उसके बाद जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी जी होती है उसके पास आता है, और इसके बाद ये रिपोर्ट कहा जाता है हमारा लोकसभा में आ जाता है। यानी आपका एग्जीक्यूटिव में जो है शामिल नहीं है वो कौन होगा, हमारा कैग होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उसका प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, ये सारे कंसीडर होंगे आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ यूनियन, उसके अंदर ये शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय किसके बराबर है? तो राष्ट्रीय आय की संकल्पना जो है बहुत ही विस्तृत संकल्पना है। इसमें हम लोग एक प्रॉपर वीडियो को देखेंगे। जो एक्सप्लेनेटरी क्लास है उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए, तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा करेगा। जो हमारा आगे का जितने भी क्लासेस होंगे, पर डे 2 घंटे हम लोग दरोगा स्पेशल के लिए भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको काफ़ी फायदा करेगा।
तो यहाँ पे जो सवाल पूछा गया राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे ही को जो है ये इक्विवेलेंट होता है, किसके इक्विवेलेंट होता है, हमारा नेशनल इनकम के बराबर होता है। और इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे तो चूंकि हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं तो बहुत शॉर्ट में कुछ को हम जो कॉन्सेप्ट ज़्यादा है उसको समझा दे रहे हैं, जिसमें टाइम कम लग रहा है उसको फटाफट निकालते चले जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा का। आर्टिकल 75(3) कहता है जो मंत्रिपरिषद है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, किसके लिए होगा, लोकसभा के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लोकसभा रिजाइन होती है तो मंत्रिपरिषद को भी त्यागपत्र देना पड़ता है, या हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद अगर त्यागपत्र दे देती है, इसके प्रति जो है अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो लोकसभा विघटित हो जाती है। तो मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, अपना लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऐसा आर्टिकल 75(3) कहता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि जो राज्य है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है, तो ऑब्वियसली राज्यसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है वो कितना है आपका, 500 है। आंसर क्या होगा हमारा 500 है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग जो है ना छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से हर दरोगा के आए हुए क्वेश्चंस को पहले एनालाइज करते हैं, और एक हमारा जो कॉन्सेप्चुअल क्लास स्टार्ट हुआ है, एक एक सेक्शंस का जो कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट हो गया है उसको आप निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। ये क्लास आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। हमारे क्लास से जुड़ने के लिए आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8920238662। मैं दिवाकर सिन्हा, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, लॉ ग्रेजुएट हूँ DU से, कैंपस लॉ सेंटर से, और 5 टाइम्स BPSC का मेंस और 2 टाइम्स जो है हमने UPSC का मेंस लिखा है। तो हमारा क्लास जो है आप खासकर GS के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा। एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे ताकि जो है बहुत आसानी से आपको जो है एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट जितना अच्छा क्लियर होगा उतना अच्छा आपका क्या होगा, कम समय में आप रिजल्ट को सिक्योर कर देंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी क्लास से निश्चित रूप से हमारे नंबर पे जुड़िए। नंबर्स को हम लोग डिस्क्रिप्शंस में दे देते हैं, आप उससे जुड़िए। निश्चित रूप से ये क्लास आपको फ़ायदा करेगा। थैंक यू सो मच।